हेलो गाइस, वेलकम टू होमो कोचिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम, आप सबको प्रॉपर्ली पता है, ठीक है। और कुछ सब सिलेबस भी हमने कवर कर लिया है लगभग एसएससी जेई के मद्देनजर, आप सबको पता है। तो अभी हमारा जो प्राइम फोकस है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो बेसिकली किस पे है, एसएससी जेई पे है। बिकॉज एसएससी जेई का एग्जाम जो है दैट इज वेरी मच क्लोज, वो बहुत नजदीक है। तो आपका जो प्राइम टारगेट होना चाहिए, जो प्राइम मोटो होना चाहिए, वो होना चाहिए हाउ टू क्रैक एसएससी जेई एग्जाम विदिन स्टिपुलेटेड टाइम, विदिन मिनिमम टाइम। तो एक मिनिमम टाइम में, एक स्टिपुलेटेड टाइम में आपको एसएससी जेई एग्जाम कैसे क्रैक करना है, इसके लिए हमारा प्राइम फोकस रहेगा। और इसी के मद्देनजर अभी हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। आपको बस इतना साथ देना है कि प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर क्वेश्चन लगाइए, जहां से भी किताब मिले, जहां से भी क्वेश्चन मिले, उठाओ और लगाओ, डाउट हो पूछो। ध्यान रहे, अगर आप जेई पढ़ रहे हो तो जेई ए लेवल तक के ही क्वेश्चन लगाना, बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल में मत जाना। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर किसी अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ए के लिए कर रहे हो भैया, तो फिर गेट ईएस लेवल के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। बट एसएससी जेई में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपके पास बहुत सारी बुक है, आप चाहें तो आरके जैन रेफर कर सकते हैं। आरके जैन, ये एसएससी जेई का बाइबल है, ये आरके जैन रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आप चाहें तो एक यूथ पब्लिकेशन है, उसको रेफर कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन। आप चाहें तो इसको भी रेफर कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन। एक आपका आरके जैन है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जीके पब्लिकेशन है, उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो इन सब की बुक आती है, इन सब की बुक आती है। तो इन सब को लीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए और बुक को किनारे करिए। हाँ, इससे थ्योरी मत पढ़ना, अगर थ्योरी पढ़ोगे तो बंटाधार हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा सब। थ्योरी मत पढ़ना बेटा, क्या पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए सॉरी सॉरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कार्नोट साइकिल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्नोट की थ्योरम। क्या है? कार्नोट की थ्योरम। चलिए एक क्विक रिवीजन देखते हैं कार्नोट की थ्योरम। कार्नोट की साइकिल क्या होती है, मैंने आपको बताया था। कार्नोट की साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, 2 एडियाबैटिक, 2 आइसोथर्मल, चारों रिवर्सिबल हैं। उनका इंटरसेक्शन एरिया दुनिया में सबसे मैक्सिमम होता है, इसीलिए उनका वर्क भी मैक्सिमम और एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होती है। एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होती है और वर्क भी मैक्सिमम होता है। क्लियर? तो हमने ये देखा था कि कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंसी दुनिया में कोई भी इंजन नहीं दे सकता, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन एरिया क्या है, मैक्सिमम। इतना क्लियर है? और कार्नोट साइकिल इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, हाइपोथेटिकल है, वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि 2 आइसोथर्मल बहुत स्लो और 2 एडियाबैटिक बहुत फास्ट प्रोसेस एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाएंगे, मिसमैच हो जाएंगे। बैलगाड़ी और मर्सिडीज एक दूसरे से बंध के नहीं चल सकती, या तो मर्सिडीज बैलगाड़ी बन जाएगी या तो बैलगाड़ी मर्सिडीज बन जाएगी। ठीक है बेटा? तो कार्नोट साइकिल इसीलिए क्या है, इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल, वर्चुअल साइकिल, आइडियल साइकिल, हाइपोथेटिकल साइकिल, जिस भी नाम से आप जान लो सब नाम सही है। तो बात ये करते हैं कि कार्नोट ने क्या कहा। कार्नोट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरम दी। कार्नोट की थ्योरम ये है कि दुनिया में अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में, मतलब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है, उसी टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर हम हजारों इंजन लगा दें, तो भैया कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी देने की ताकत दुनिया के किसी इंजन में नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सुनिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि यहां पे सोर्स का टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर TH, मतलब T1, और ये लोअर टेम्परेचर है सिंक का। आपको पता होगा, TL लिखूं या T2 लिखूं एक ही बात है। ये सोर्स है और ये क्या है, सिंक। ठीक है? एक दिन एक बच्चे ने मुझसे वीडियो पे क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक बच्चे का नाम था रोहित राज कुछ करके, रोहित राज। तो रोहित ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर कई सारी किताबों में हायर टेम्परेचर को T2 दिखाता है, लोअर टेम्परेचर को T1 दिखाता है। तो भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन आपका खुद का है, आप चाहे कुछ भी एज्यूम कर लो। हम अपवर्ड फोर्स को कभी पॉजिटिव मान लेते हैं, कभी अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव मान लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। साइन कन्वेंशन कुछ भी है। मोस्ट ऑफ द बुक 95%, 99% बुक में हायर टेम्परेचर T1 होता है, लोअर टेम्परेचर T2 होता है। सो डोंट एवर बी कंफ्यूज्ड। ठीक है? आप यही साइन कन्वेंशन लेके चलिए। क्लियर? चलिए, अब ये बोल रहा है कार्नोट, ये कहते हैं कि सेम टेम्परेचर लिमिट है, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर मान लीजिए फिक्स है। अब इसके बीच में आपने बहुत सारे इंजन लगा दीजिए। मान लीजिए 1 इंजन लगा दिया आपने, 2 इंजन लगा दिया आपने,
3 इंजन लगा दिए आपने बेटा बहुत सारे इंजन लगा दिए, E1 E2 E3, बहुत सारे इंजन लगा दिए, तो मान लीजिए Q2 है, Q3 है और Q4 है। ठीक है, आपने बहुत सारे इंजन लगा दिए और हर इंजन क्या करेगा, वर्क देगा। तो कार्नोट ने यह कहा कि सेम टेम्परेचर लिमिट, ध्यान रहे इस वर्ड को याद रखना, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर बहुत सारे इंजन लगे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी होगी वो कार्नोट इंजन की होगी या रिवर्सिबल इंजन की होगी। उससे ज्यादा एफिशिएंसी दुनिया में किसी भी इंजन की नहीं हो सकती। इतना क्लियर है? तो कार्नोट की थ्योरम क्या कहती है, अब ध्यान से सुनना, और इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कार्नोट ने कह दिया तो ब्रह्मलेखनी हो गई, चेंज नहीं हो सकता, चेंज हो सकता है। इसको प्रूफ, साइंस में कोई भी चीज ऐसे नहीं बोल सकते विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ बोलोगे इंटरनेशनल कमेटी फाड़ के फेंक देगी थ्योरी को, बोलेगी कौन सी थ्योरी लेके चले हैं वो लल्लू पंजू, ये नहीं चलेगी, प्रूफ करो। ठीक है, चलिए पहले कार्नोट थ्योरम देखते हैं। कार्नोट थ्योरम ने कहा, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से दिमाग में फिट करना। कार्नोट ने कहा कि फॉर डिफरेंट इंजन्स, फॉर डिफरेंट इंजन्स, E1 E2 E3 इन E इनफाइनाइट, जितने भी इंजन लगा लो, ऑपरेटिंग बिटवीन, बस ये वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑपरेटिंग बिटवीन, अब जो सेंटेंस लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, बस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, अंडरलाइन कर दे रहा हूं। सिर्फ सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में ही वैलिड है, उसके अलावा वैलिड नहीं है। क्लियर है? तो कार्नोट ने कहा कि फॉर डिफरेंट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, नो इंजन कैन हैव greater efficiency, no engine can have greater efficiency than Carnot engine और रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट ने कहा बेटा कि दुनिया में 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर बहुत सारे इंजन काम कर रहे हैं, 1000 इंजन लगे हैं, उनमें बहुत सारे इरिवर्सिबल हैं, और मान लो एक इंजन ऐसा है जो रिवर्सिबल है। सारे इंजन क्या है, 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारे इंजन लगे हैं और वो सारे इंजन क्या है, इरिवर्सिबल है, और एक इंजन ऐसा है जो रिवर्सिबल है। तो कार्नोट ने कहा कि जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी इरिवर्सिबल से। मतलब दुनिया का कोई भी एक्चुअल इंजन रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता जब वो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करे। क्लियर? समझो, इसका मतलब कार्नोट ने क्या कहा इनडायरेक्टली, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम। कब? बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। तो लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि कार्नोट भाई एक बात बताओ, अगर मान लो ये इंजन इरिवर्सिबल है, ये इंजन भी इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, ये 2 इरिवर्सिबल हैं, ये एक रिवर्सिबल है। मान लो मैंने तुम्हारी बात मान ली कार्नोट भाई, तुमने कहा कि अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है, उसके बीच में इरिवर्सिबल लगा है, रिवर्सिबल लगा है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी रिवर्सिबल वाले की। लेकिन कार्नोट मेरे भैया ये बताओ कि अगर सारे इंजन रिवर्सिबल हैं तो क्या होगा? अगर 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में सारे इंजन रिवर्सिबल लगे हैं तो क्या होगा? कार्नोट ने कहा कुछ नहीं होगा, सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। कार्नोट ने कहा कि 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर सारे रिवर्सिबल इंजन लगे हैं, तो सारे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनिए। लोगों ने कहा कि कार्नोट तुमने ये थ्योरम तो दे दी, इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करिए और आराम से नोट कर लीजिए। कार्नोट से लोगों ने पूछा कि कार्नोट भाई एक बात बताओ, ये थ्योरम जो तुमने दी है इसका कोई प्रमाण है या बस यूं ही फेंक दिया तुमने?
मतलब ये कोई सत्यनारायण जी की कथा है क्या कि जो चाहिए वो बोल दिया आपने, है ना? सत्यनारायण जी की कथा क्या होती है, सुना है कभी उसके बारे में? जब सत्यनारायण जी की कथा चलती है तो लोग बैठे होते हैं हाथ जोड़ के, समझ किसी को नहीं आती, बस खाली सुनते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, चीजों को समझ के पढ़िए। तो लोगों ने कारनॉट से पूछा कि कारनॉट भैया जो तुमने थ्योरम दी है कोई इसका प्रमाण है, कोई प्रूफ है? कारनॉट ने कहा है। कारनॉट ने कहा है। अब क्या प्रूफ है मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझना। कारनॉट ने कहा दो टेम्परेचर लिमिट ले लो, हायर और लोअर। अब बेटा ध्यान से देखना, अब ये चीजें कोई बताता नहीं है, ये प्रूफ कोई बताता नहीं है। लोग कारनॉट थ्योरम पढ़ा के कारनॉट थ्योरम आपको लिखवा देंगे और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बट मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान से समझना। कारनॉट ने कहा कि ठीक है, दो टेम्परेचर लिमिट ले लो, हायर और लोअर, सोर्स और सिंक, इसके बीच में दो इंजन लगा दो। लोगों ने ये बोला कारनॉट से कि कारनॉट तुम ये कह रहे हो ना कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारे इंजन लगे हैं उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी रिवर्सिबल की। तो लोगों ने कहा कारनॉट मैं क्या करता हूं, दो टेम्परेचर लिमिट है, इसके बीच में दो इंजन लगाता हूं, एक इंजन E1 है, एक इंजन E2 है। इसका वर्क क्या होगा W2, इसका वर्क क्या होगा W1। इतना क्लियर? अब चलो मैं मान लेता हूं कि ये जो इंजन E1 है ये इरिवर्सिबल है और ये जो इंजन E2 है ये रिवर्सिबल है। समझ आया? दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में मैंने एक इरिवर्सिबल इंजन लगाया और एक रिवर्सिबल इंजन लगा दिया। समझ आया? अब दोनों को मैंने इनपुट दिया। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात, जब भी दो चीजों का कंपेयर आप दुनिया में कभी भी करोगे तो उनका एक पैरामीटर आप सेम रखोगे। क्या है? इनपुट। क्या रखोगे? सेम इनपुट। मतलब जैसे दो बच्चे का आप कंपेयर करोगे कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, तो तब कंपेयर करोगे जब उनका इनपुट सेम होगा। जब दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, दोनों बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़े होंगे, तभी आप उनका कंपेयर कर सकते हो। एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, एक बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो आप उन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होता है। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज दैट इक्वालिटी एग्जिस्ट्स among the equals and not among the unequals। ठीक है? तो कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे ही होता है। तो जब भी आपको दो चीजों का कंपेयर दुनिया में कभी भी करना हो, आप उनका इनपुट सेम रखो। आप देखो, अगर उनको सेम इनपुट मिल रहा है, एक बच्चा जिसकी पॉकेट मनी 1000 रुपए पर मंथ है, एक बच्चा जिसकी पॉकेट मनी 1 करोड़ रुपए पर मंथ है, आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनके ब्रेन को कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर आप तब करिए जब दोनों का इनपुट सेम हो। तो मैंने क्या किया, इसको भी इनपुट दिया Q1। ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार चीज है। इसको भी इनपुट दिया Q1, दिया। चलिए, इसका इनपुट आउटपुट हो गया मान लो Q2 और इसका आउटपुट हो गया Q3। अब आप ये पूछोगे कि सर आउटपुट अलग क्यों किया? आउटपुट अलग इसलिए किया क्योंकि ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। दोनों का आउटपुट अलग अलग होगा। एक कमजोर बच्चा होगा, एक तेज बच्चा होगा, दोनों का आउटपुट सेम नहीं होगा। इनपुट भले ही आपने सेम दे दिया, लेकिन आउटपुट दोनों का अलग अलग होगा। इसलिए मैंने दोनों का रिजेक्शन अलग अलग किया। क्लियर है? चलिए, मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा? रिवर्सिबल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता इसमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा कम एफिशिएंट है। अब मैंने मान लिया, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। मैंने मान लिया, अज्यूम मान लो, अज्यूम कि द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। अज्यूम। अब आपको डाउट होगा कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है इरिवर्सिबल से, आपने उल्टा कैसे मान लिया? मैंने उल्टा नहीं माना, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है इरिवर्सिबल से। ये आप कैसे जानते हो? आपको किसने बताया है? कारनॉट ने, तभी तो आप जानते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्रूफ करना चाह रहा हूं कि जो कारनॉट ने बोला है वो ससुरा सही बोला है कि कुछ भी फेंक दिया है ना? तो मैंने अभी के लिए क्या माना, मैंने मान लिया कि जो इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी है बेटा, वो रिवर्सिबल से ज्यादा है। भले ही ये बात गलत है, लेकिन मैं अभी मान रहा हूं। अगर सब कुछ सेफ, सब कुछ सही आ गया, मतलब मेरा अजम्पशन सही है। अगर कुछ भी बंटाधार हुआ, कुछ भी तहलका मचा, कुछ भी तबाही मची, इसका मतलब मेरा अजम्पशन क्या है? गलत। समझ आया? तो मैं देख रहा हूं कि मेरे अजम्पशन
मैंने माना है इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा है रिवर्सिबल से, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये चीज बिलीव मी आपको कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान से पढ़ना, समझो। मुझे बताइए एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन या एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या होगी? W2/Q1 आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होगा। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? W2/Q1। इरिवर्सिबल वाले की एफिशिएंसी क्या होगी? W1/Q1। Q1 दोनों में सेम रहेगा क्योंकि इनपुट दोनों का सेम होना चाहिए। यू कैन कंपेयर टू बॉडीज, टू मशीन्स, टू इंजन, टू ह्यूमन बीइंग ओनली व्हेन देयर इनपुट्स आर सेम। तो कंपैरिजन करने के लिए पहले इनपुट सेम करो, तभी कंपेयर कर सकते हो। इस बात को जिंदगी में, साइंस में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्लियर। चलो तो रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या हो गई? W2/Q1। इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या हो गई भैया? W1/Q1। क्लियर। अब देखो, अब मुझे पता है कि यहां पे क्या है, मैंने क्या माना है? मैंने माना है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल ज्यादा है रिवर्सिबल से। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल क्या है? इरिवर्सिबल W1/Q1। ये किससे ज्यादा है? W2/Q1। यही तो मैंने माना है ना, इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा है रिवर्सिबल से। तो इरिवर्सिबल कितनी है? W1/Q1। रिवर्सिबल कितनी है? W2/Q1। अब दोनों का Q1 तो बराबर है, इसका मतलब W1 ज्यादा है किससे? W2 से। इसका मतलब क्या आया कि इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है रिवर्सिबल से। अब जैसे ही ये आया, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही ये आया कि इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है, क्या है ये? वर्क आउटपुट ऑफ इरिवर्सिबल, वर्क आउटपुट ऑफ इरिवर्सिबल ज्यादा है वर्क आउटपुट ऑफ रिवर्सिबल से। वैसे ही तुम उछल गए, बोले सर ये तो गलत आ गया, ये तो गलत आ गया। इरिवर्सिबल का वर्क आउटपुट ज्यादा है किससे? रिवर्सिबल से। मैंने एक ऐसा इंजन खोज लिया जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। मैंने क्या निकाल लिया कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा है रिवर्सिबल से, इरिवर्सिबल का वर्क आउटपुट ज्यादा है रिवर्सिबल से। अब तुम कूदने लगे, तुम उछलने लगे कि ओ मैं तो इतना बड़ा इंजीनियर बन गया, इतना बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट बन गया कि मेरा कंपैरिजन रजनीकांत भी नहीं कर सकता। मैंने निकाल लिया कि रिवर्सिबल का वर्क आउटपुट ज्यादा है, इरिवर्सिबल का वर्क आउटपुट ज्यादा है किससे? रिवर्सिबल से। जब तुम निकाल के नाचने लगे, तब तुमको कार्नोट ने धीरे से बुलाया, इधर आओ मेरे पास आओ। तुमने कहा कार्नोट भाई क्या हुआ? कार्नोट ने कहा काहे तहलका मचाए हो, काहे कूद रहे हो? तुमने बोला कार्नोट भाई मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारी थ्योरी को गलत कर दी। मैंने एक ऐसा इंजन बना लिया इरिवर्सिबल है और उसका वर्क आउटपुट रिवर्सिबल से ज्यादा है। अब कार्नोट ने क्या कहा, ध्यान से देखो। कार्नोट ने कहा बेटा इधर आओ मेरे पास। तुम आए। कार्नोट ने कहा ये वाला इंजन देख रहे हो, ये वाला इंजन देख रहे हो, रिवर्सिबल वाला देख रहे हो? आपने बोला हाँ। बोले कैसा इंजन है? E2। आपने बोला रिवर्सिबल। तो बोले जब रिवर्सिबल है तो साइकिल की डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर सकता हूं। रिवर्सिबल इंजन का मतलब क्या? साइकिल की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। आपने कहा जी बिल्कुल हो सकती है। कार्नोट ने कहा अब मैं दिखाता हूं कि क्या हो सकता है, अब मैं दिखाता हूं कि क्या हो सकता है। एक बार आप इसको नोट कर लो ताकि बोर्ड खाली हो जाए और मैं आपको फिर से बता सकूं। आप इसको प्रॉपर नोट कर लो, पहले इतना डायग्राम बना लो फिर प्रॉपर नोट करो। हमारा क्या आया कि इरिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है रिवर्सिबल से, यही आया। W इरिवर्सिबल ये ज्यादा है W रिवर्सिबल से, ठीक है। यही तो हमारा आया अजम्पशन। क्लियर। अब देखो कार्नोट ने कहा कि बेटा जब रिवर्सिबल इंजन जो E2 है, ध्यान से सुनो, E2 इंजन क्या है? रिवर्सिबल। इंजन E2 क्या है? रिवर्सिबल। इट मींस इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, इट्स डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड। अब मैं इसी फिगर में रिवर्स कर रहा हूं, आप दोबारा फिर से ये फिगर बनाना और नए फिगर में डायरेक्शन को रिवर्स करना। पूरा फिगर फिर से बनाओगे दोबारा और उसमें ये डायरेक्शन को फिर से रिवर्स करोगे। कार्नोट ने कहा बेटा तुम उछल रहे हो कि तुमने एक ऐसा इंजन बना लिया है जिसकी एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है, मैं आओ तुमको मजा चखाता हूं कि साइंस है क्या। कार्नोट ने कहा कि ये इंजन अगर रिवर्सिबल है E2 तो इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। आपने कहा ठीक है करके देखो, कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लोगे? कार्नोट ने कहा दिखाता हूं।
डायरेक्शन रिवर्स मतलब जो नीचे था वो ऊपर, जो नीचे था वो ऊपर, जो मिल रहा था अब वो उल्टा दिया जा रहा है ना। सबकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। Q3 नीचे था ऊपर कर दिया, Q1 नीचे था ऊपर कर दिया, W बाहर जा रहा था W को अंदर कर दिया, रिवर्स कर दिया डायरेक्शन। E2 ऐसे था तो मैंने E2 को ऐसे लिख दिया ताकि आप समझो कि डायरेक्शन क्या है, रिवर्स्ड, ताकि आप समझ जाओ कि डायरेक्शन क्या है, रिवर्स्ड। अब जब कार्नोट ने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तुमने कहा कार्नोट इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, तुमने कौन बहुत बड़ा तीर मार लिया। कार्नोट ने कहा अंधे हो क्या बे, दिख नहीं रहा है कुछ। तुमने कहा क्या दिखाना चाह रहे हो, कार्नोट ने क्या दिखाया, ध्यान से सुनो। अगर इंजन E2 रिवर्सिबल है, डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, Q3 यहां से गया, W2 वर्क लिया और Q1 यहां से गया, इसने Q1 किसको दिया, TH को। अब बगल वाला जो इंजन बैठा था E1, ये इसकी तरफ ध्यान से देखा, इस E1 वाले इंजन ने इसकी तरफ ध्यान से देखा और बोला कि यार मुझे Q1 हीट चाहिए, मैं ले रहा हूं हायर टेम्परेचर से, सोर्स से। मेरा जो नया नया पड़ोसी आया है वो भी तो Q1 ही दे रहा है, मुझे Q1 चाहिए, यहां से ले रहा हूं। मेरा पड़ोसी भी Q1 दे रहा है, किसको, इसी को। मतलब मैं एक सेठ से उधार ले रहा हूं 10 रुपए, ये सेठ है, इससे उधार ले रहा हूं 10 रुपए, और मेरा पड़ोसी इतना सक्षम है कि वो मेरे सेठ को 10 रुपए दे रहा है। तो मैं ऐसा करूं, अपने पड़ोसी से ही ले लूं 10 रुपए, सेठ से मुझे लेने की क्या जरूरत है। मतलब Q1 मैं यहां से ले रहा हूं, मेरा पड़ोसी भी Q1 दे रहा है सोर्स को, तो मैं ऐसा करूं Q1 मैं यहीं से ले लूं। सोर्स के पास जाने की मुझे जरूरत ही क्या है, सेठ के पास जाने की जरूरत ही क्या है। तो उसने क्या किया, इस Q1 वाली हीट को इसने सीधा अपने पड़ोसी से ही ले लिया। पड़ोसी के पास गया, बोला भैया तुम Q1 हीट इसे दे रहे हो, मुझे Q1 ही चाहिए, तुम ऐसा करो अपनी हीट डायरेक्टली मुझे दे दो, डायरेक्टली मुझे दे दो, डायरेक्टली मुझे दे दो। इसका मतलब TH की नीड खत्म हो गई, सोर्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। और जैसे ही सोर्स की रिक्वायरमेंट खत्म हुई, केल्विन प्लांक चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला कर बोला कि मैंने पहले ही प्रूफ किया था कि कोई भी दुनिया का इंजन कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकता सिर्फ एक रिजर्वायर से। ये इंजन तुमने कैसे बना दिया जिसके पास सिर्फ एक रिजर्वायर है, तुमने ये इंजन कैसे बना दिया जिसके पास सिर्फ एक रिजर्वायर है। अगर तुमने ऐसा कर दिया मतलब तुमने तहलका मचा दिया, तुमने साइंस को गलत साबित कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई भी इंजन सिर्फ एक रिजर्वायर से काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब ड्रामा क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपने माना था कि इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा है रिवर्सिबल से। अगर आपने ये ड्रामा कर लिया, हमने इसको उल्टा कर दिया, Q1 हीट इसने डायरेक्टली इसी को दे दी, रिजर्वायर की नीड खत्म हो गई, केल्विन प्लांक वायलेट हो गया। केल्विन प्लांक वायलेट किस लिए हुआ, क्योंकि आपने अजम्पशन ही गलत माना था। इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा मान के आपने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उस गलती को सुधारिए, मतलब ये कहिए, पब्लिकली आइए, माफी मांगिए, हाथ जोड़ के बोलिए सर मैंने जो अजम्पशन लिया था वो गलत था। इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी कभी रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लोगे तो केल्विन प्लांक वायलेट हो जाएगा। समझ आया, नोट करो, लिखो। इंजन E2 is reversible means its direction can be reversed, and then need of source is eliminated. Need of source is eliminated, and Kelvin Planck statement is violated. क्या है ये, PMM क्या है, PMM बन जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। Kelvin Planck statement is violated and therefore our assumption जो हमने assumption माना था, our assumption कौन सा assumption, therefore our assumption कौन सा assumption, irreversible की efficiency ज्यादा है किससे, रिवर्सिबल से। ये जो assumption हमने माना था, जो पाप हमने किया था, उस पाप के प्रायश्चित करने का समय आ गया। This assumption is wrong. This assumption is wrong. ये assumption गलत है, तो सही क्या है, it means efficiency of irreversible can never be greater than efficiency of reversible engine. हमने जो assumption माना था वो पाप था, उस पाप को सही करने का समय आ गया। मतलब इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती किससे,
रिवर्सिबल इंजन से। अगर ऐसी गलती आपने कर दिया तो केल्विन प्लैंक वायलेट हो जाएगा और ये मशीन बन जाएगी पीएमएम। समझ आया? नोट कर लो, प्रॉपर्ली नोट करिए भाई। अगर अभी भी समझ ना आए तो कमेंट करिए, और जैसे ही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा मैं आपके पास ले आऊंगा क्वेश्चन की सीरीज, और हम एसएससी जेईई के मद्देनजर सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको डाउटफुल रह जाएगा तो मैं वो टॉपिक आपको अलग से कवर करा दूंगा। क्लियर? जैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा पूरी तरह से हम क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और पूरे थर्मोडायनेमिक्स में से 200-250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किसमें? एसएससी जेईई के एग्जाम में। एक बात ध्यान रखना, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक अगर क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहे हो बेटा, तो थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। समझ आया? नोट करो। चलो, समझ आया? बोलो राधे मां की जय। चलिए चलिए चलिए, खाते पीते रहो और तैयारी करते रहो। खाते पीते रहो मतलब पीते मत रहो, खाते रहो। खाते रहो, पियो मत, और तैयारी करते रहो। पीने से याद आया कि जो शराब होती है ना, बड़ी वर्सेटाइल चीज होती है। दारू बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही वर्सेटाइल चीज है। इस पे कितने लोगों ने शेर कहे हैं पता है आपको? सबसे पहले दारू पे शेर कहा मिर्जा गालिब ने। सुनिए, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, विरोधाभास देखिए, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के शेर को काट कर नया शेर लाना, विरोधाभास देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। दारू पे सबसे पहले मिर्जा गालिब ने कहा कि या तो मुझे मस्जिद में बैठकर पीने दे गालिब, या वो जगह दिखा दे जहां खुदा ना हो। गालिब ने कहा कि या तो मुझे मस्जिद में बैठकर पीने दे गालिब, या वो जगह दिखा दे जहां खुदा ना हो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग बाहर बैठ के पी लेते हैं लेकिन मंदिरों में नहीं पी पाते। क्यों? क्योंकि कहते हैं मंदिरों में भगवान है, मस्जिदों में भगवान है। तो गालिब ने कहा कि अगर बाहर बैठ के पी रहे हो तो मस्जिद में भी बैठ के पियो, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। अगर भगवान को वहां ढूंढ रहे हो तो भगवान तो बाहर भी है ना, अगर वहां पाप है तो बाहर भी पाप है। तो गालिब ने कहा कि या तो मुझे मस्जिद में बैठकर पीने दे गालिब, या वो जगह दिखा दे जहां खुदा ना हो। इस पे एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने गालिब को कॉन्ट्राडिक्ट किया। गालिब के शेर को काट के बोला कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर मतलब नास्तिक। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जाके पी, वहां खुदा नहीं। ठीक है? इस पे एक और शायर थे, उन्होंने उनकी बात को भी काटा और बोला कि काफिर के दिल से मैं आया हूं ये देखकर, काफिर के दिल से मैं आया हूं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। ठीक है? ये तीनों लोग आपस में दारू के शेर को लेकर लड़ रहे थे कि बीच में कूद गया एक इंजीनियर। कौन कूदा? इंजीनियर। और इंजीनियर ने शेर कहा, इंजीनियर मतलब मैंने कहा था, इंजीनियर ने शेर कहा कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में बंदा हार जाएगा, मंदिर मस्जिद के चक्कर में बंदा हार जाएगा। एक पैग बचा है पीले वरना खुदा मार जाएगा, एक पैग बचा है पीले वरना खुदा मार जाएगा। ठीक है? तो ये सब कहानियां हैं पीने वालों की। तो खाते पीते रहो और मस्त होके पढ़ाई करते रहो। ठीक है? चलो, शरारत कम करिए, पढ़ाई ज्यादा करिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्नोट थ्योरम या कार्नोट साइकिल या कार्नोट थ्योरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू कार्नोट साइकिल या कार्नोट थ्योरम। 3 पॉइंट है और तीनों एग्जाम में खूब पूछते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान पॉइंट है, आपने पढ़ा है पहले भी, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। पहला, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्नोट थ्योरम का, वो क्या है? ध्यान से सुनना। एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल या ऑल रिवर्सिबल इंजन्स, efficiency of all reversible engines operating between, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है? रेड में। रेड मतलब खतरा, ताकि आपको लगे कि खतरे वाली चीज है ये।
ये वर्ड बहुत ध्यान रखना, एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स या इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। मतलब सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में चाहे दुनिया के जितने इंजन ऑपरेट कर रहे हो, सबकी एफिशिएंसी क्या होगी? सेम, अगर सारे इंजन रिवर्सिबल हैं तो। क्लियर? सारे इंजन अगर रिवर्सिबल हैं तो सबसे ज्यादा, अगर सारे इंजन रिवर्सिबल हैं और दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में, हायर और लोअर के बीच में मान लो 10 रिवर्सिबल इंजन काम कर रहे हैं, तो सारे रिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या होगी? सेम। क्लियर? दूसरा पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन्स। अब ध्यान से सुनना, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन्स डू नॉट डिपेंड, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन्स डज नॉट डिपेंड, क्या लिख रहा हूं यार, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूल यूज्ड। किसी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती कि उसमें कौन सा फ्यूल यूज किया गया है या फ्लूइड कौन सा यूज किया गया है। फ्लूइड या फ्यूल किसी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब आप शॉक हो जाओगे अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में डीजल साइकिल लगी हो रिवर्सिबल, पेट्रोल साइकिल लगी हो, ऑटो साइकिल लगी हो रिवर्सिबल, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में, तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूल यूज्ड या फ्लूइड यूज्ड। ठीक है? और लास्ट, तो फिर किस पे डिपेंड करती है? अगर रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती, फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती, तो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे। किस पे? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे। इसका मतलब एफिशिएंसी, ये तीनों पॉइंट ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन्स डिपेंड्स ओनली को अंडरलाइन कर लो, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट। रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर लिमिट को भी मैंने क्या किया? अंडरलाइन। इस बात को नोट कर लो, एक बहुत जरूरी सूचना मैं आपको दे रहा हूं, नोट करो। नोट कर लिया? सुनो, कार्नोट ने बोला कि दुनिया के दो सारे रिवर्सिबल इंजन अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी? सेम। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि कार्नोट की थ्योरम क्या कहती है। आपने बता दिया तीनों पॉइंट, आपने बता दिया। जैसे आपने दूसरा पॉइंट बताया, एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा और बोलेगा कि बेटा एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि सारे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सेम होती है। आप बोलोगे हाँ, तो बोलेगा अगर ऐसा है तो जब हम डीजल इंजन पढ़ते हैं तो डीजल इंजन भी तो रिवर्सिबल है। बोलोगे हाँ। बोलेगा हम पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं, ऑटो साइकिल, तो वो भी रिवर्सिबल है। आप बोलोगे हाँ। बोलेगा जब डीजल साइकिल ऑटो साइकिल दोनों रिवर्सिबल हैं तो कार्नोट के अकॉर्डिंग दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी बेटा अलग अलग क्यों आ रही है? बस एग्जामिनर इतना पूछ के चुप हो जाएगा। अब तुम्हारी हवा निकल गई, टाइट हो गई, हवा तुम्हारी टाइट हो गई, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो बताओगे कहां से? एग्जामिनर पूछ के बैठ गया, अब तुम झेलो, दिमाग एकदम तुम्हारा टहल रहा है, कंफ्यूज हो गए कि ओ यार मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा दिया सर ने, है ना? तो भैया विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप चीजों को बेसिक से पढ़िए, समझ के पढ़िए, सोच के पढ़िए, कहीं फंसिए मत। अगर मैं आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा हूं, अगर आप कहीं इंटरव्यू में फंस गए ना बताने में, तो फिर मेरा पूरा पढ़ाया व्यर्थ है भैया। तो प्लीज मेरी रक्षा करिए, मैं आपसे अपनी सुरक्षा का वचन मांग रहा हूं, ठीक है? तो आप बेसिक से चीजों को पढ़िए। इसका आंसर आप क्या करोगे? जैसे एग्जामिनर बोलेगा कि डीजल साइकिल ऑटो साइकिल दोनों रिवर्सिबल हैं, फिर भी दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग क्यों है? आप बोलोगे सर आप जो मुझे कार्नोट थ्योरम बता रहे हो गलत समझा रहे हो। कार्नोट ने ये नहीं कहा है कि सारे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सेम होती है। कार्नोट ने ये कहा है कि सारे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सेम तब होती है जब वो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करें। एंड माय डियर सर, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का टेम्परेचर लिमिट सेम नहीं होता, दोनों का सिंक सेम होता है। दोनों ट्रक और बाइक दोनों का हीट रिजेक्शन टेम्परेचर सेम है, दोनों एटमॉस्फेयर में ही रिजेक्ट करती हैं, बट दोनों के सोर्स का टेम्परेचर सेम है। डीजल के
डीजल इंजन के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ और होता है और पेट्रोल इंजन के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ और होता है। तो दोनों का टेम्परेचर लिमिट सेम नहीं है, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी भी सेम नहीं है, बावजूद इसके कि दोनों रिवर्सिबल हैं फिर भी। समझ आया? इतना बोलोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। सॉरी, चलिए भाई, क्लियर? बोलिए राधे माँ की जय, बोलिए राधे राधे। हो गया? चलिए हटा दूं? ओके। अब जब कार्नोट ने ये कहा कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करती है, वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती, फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती, इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसमें कौन सा फ्यूल यूज हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करती है। तो कार्नोट ने ये कहा, कार्नोट एनालॉजी, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका प्रूफ आपको करना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कार्नोट एनालॉजी, कार्नोट ने क्या कहा कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे। ठीक है, तो कार्नोट ने ये कहा कि कार्नोट एनालॉजी ये थी कि Q1 बाय Q2, Q1 क्या है, हीट सप्लाइड, Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन, ये बराबर होगा T1 बाय T2 के। बस इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना। कार्नोट ने अपनी एनालॉजी दी, प्रूफ इसका मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अगर किसी को अलग से पढ़ना होगा मुझे बता देना, मैं आपको प्रूफ समझा दूंगा, इसकी आपको जरूरत ही नहीं है प्रूफ का। ठीक है, कार्नोट की एनालॉजी है कि Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। अब Q1 बाय Q2 क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, ये क्या टेम्परेचर है, T1, यहां से हीट लिया Q1, किसने, इंजन ने, क्या किया, वर्क W1, क्या रिजेक्ट किया, Q2, किसको, T2 को। तो कार्नोट ने ये कहा कि Q1 बाय Q2 का जो रेशियो है वो T1 बाय T2 के रेशियो के बराबर है, बट ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन्स, ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन्स। तो कार्नोट ने ये कहा, ध्यान से सुनना, दिमाग में बिल्कुल, दिमाग को खोल के, राधे माँ का ख्याल दिमाग से निकालो, जगह खाली होगी, जगह में ये भरो। क्या बोलोगे कि सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल इंजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल इंजन के लिए Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 होता है। ये किसने कहा, कार्नोट ने। जब कार्नोट ने ये कहा तब दुनिया में लग गए लोग इक्वेशंस को मॉडिफाई करने में। अब कैसे मॉडिफाई किया, ध्यान से देखो, बस ये ध्यान रखना कि Q1 बाय Q2 का रेशियो T1 बाय T2 के बराबर होता है, जहां T1 क्या है, हायर टेम्परेचर, T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर। क्लियर है? मैं लिख भी दूं, क्या पता बाद में बोलो सर ने बताया नहीं। T1 क्या है, हायर टेम्परेचर, T2 क्या है, लोअर। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए, फ्रिज का, हीट पंप का, हीट इंजन का, सब फॉर्मूले अब हमको Q1 Q2 के फॉर्म में हमने लिखा था, अब हमको T1 T2 के फॉर्म में लिखना है। ध्यान रहे, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल इंजन, नॉट फॉर इरिवर्सिबल, दिस इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल इंजन्स। चलिए, तो सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए, बस एक बार आप ये कर लीजिए। एक लास्ट टॉपिक आएगा, क्लॉसियस की इनइक्वालिटी, जो कि एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा हो तो बताइएगा जरूर, आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, प्लीज बताइए। इससे हमको भी पढ़ाने में मजा आता है और आपको भी पढ़ने में मजा आता है, और आपको पढ़ने में मजा तभी आएगा जब टीचर के अंदर उत्साह होगा, जीन होगा पढ़ाने का, और वो तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑनलाइन आएंगे पढ़ने के लिए। मुझे पता है आप सबका एसएससी जेईई का एग्जाम करीब है, इस वजह से आप शायद समय नहीं दे पा रहे होगे वीडियोस को देखने के लिए, ठीक बात भी है, आप तैयारी करिए प्रॉपर। हम लेके जल्दी आ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन की सीरीज, अभिषेक सर ने देखिए शुरू कर दिया है बायोलॉजी के लिए। आप अभिषेक सर के क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करिए और ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल, और आंसर खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है, सर ने 2000 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, तो वो आपको सॉल्व करा रहे हैं, वो कराएंगे आपको, तो आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करिए। एक बार एग्जाम निकाल लो, फिर जिंदगी में जो करना है करो। ठीक है, फिर राधे माँ से मिलने जाओ, उनसे प्रॉपर आशीर्वाद लेना है। ठीक है, चलो, चलिए। हाँ, कार्नोट ने क्या बोला, Q1 बाय Q2 इक्वल टू T1 बाय T2 ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन। अब आपने पढ़ा है हीट इंजन,
अब हीट इंजन आपने पढ़ा, हीट इंजन क्या करेगा, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हीट इंजन है, मान लीजिए W1 वर्क किया, Q1 हीट लिया, Q2 दिया, किसको, T2 को, T2 लिख लो, TL लिख लो, T1 लिख लो, TH लिख लो, एक ही बात है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। ठीक है, चलिए एफिशिएंसी आपने क्या लिखा था हीट इंजन की, लिखा था W1 बाई Q1, और W1 क्या लिखा था, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 या क्या लिखा था 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, मैंने आपको बताया था, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ द इंजन्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड है। लेकिन मुझे अगर सिर्फ रिवर्सिबल के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनो। अब कार्नोट क्या बोलते हैं, फ्रॉम कार्नोट एनालॉजी या कार्नोट थ्योरम, फ्रॉम कार्नोट एनालॉजी या कार्नोट थ्योरम, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। तो मैंने इसको उठा के यहां पे रख दिया। अब क्या आ गया देखो, अब ये आ गया एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, लेकिन कैसा, रिवर्सिबल, क्योंकि Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1 किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल इंजन के लिए। क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1 का मतलब क्या है, 1 माइनस T2 बाई T1 का मतलब क्या है, इसको आप किसी और तरीके से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर। T2 बाई T1 की मतलब क्या है, T2 बाई T1 मतलब T लोअर अपॉन T हायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हीट पंप पे। हीट पंप पे मैं आपको इतना डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो। T2 मतलब T लोअर, T1 मतलब T हायर, चाहे T2 बाई T1 के टर्म में लिखो या T लोअर अपॉन T हायर के टर्म में लिखो, एक ही बात है। चलिए हीट पंप क्या था, आपने देखा था, यहां पे क्या है, हायर टेम्परेचर, ये क्या है हीट पंप, यहाँ पे क्या है लोअर टेम्परेचर, यहाँ क्या है हायर टेम्परेचर, यहां से निकाला इसने Q2, इसको दिया Q1, इसके लिए इसको क्या देना पड़ा, वर्क। अच्छा यहाँ पे क्या लोअर टेम्परेचर पे क्या है, सराउंडिंग, ये मैंने आपको बताया था हीट पंप में, यहाँ पे क्या है स्टोरेज या रूम, स्टोरेज या रूम। सीओपी कैसे लिखोगे, सीओपी किसकी, हीट पंप की, कैसे लिखोगे सीओपी, क्या बताया था, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है Q1, क्योंकि रूम को ज्यादा से ज्यादा गर्म करना है, Q1 अपॉन W, W का मतलब Q1 माइनस Q2, यही थी ना सीओपी। ये किसके लिए वैलिड है, फॉर ऑल द इंजन्स, सॉरी फॉर ऑल हीट पंप्स, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। बट कार्नोट क्या बोलते हैं, कार्नोट ये कहते हैं, कार्नोट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कार्नोट एनालॉजी, अकॉर्डिंग टू कार्नोट एनालॉजी Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड करा मैंने, क्या ऊपर नीचे मैंने Q1 से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या गया 1, यहाँ क्या गया 1 माइनस Q2 बाई Q1, यही तो आ गया। ऊपर नीचे मैंने Q1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या आ गया Q2 बाई Q1, तो क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस T2 बाई T1, Q2 बाई Q1 की जगह T2 बाई T1 अकॉर्डिंग टू कार्नोट एनालॉजी। तो क्या गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या गया T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये क्या आ गया सीओपी ऑफ हीट पंप, किस वाले की, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हीट पंप की सीओपी क्या आ गई T1 अपॉन T1 माइनस T2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीओपी ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप, T1 का मतलब T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। क्लियर। अब फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर कैसे निकलेगा, सेम चीज है, ध्यान से देखो, T हायर रेफ्रिजरेटर वर्क लेगा, हीट देगा, यहां से हीट निकालेगा, कहां से, सिंक से, लोअर टेम्परेचर से। लोअर पे क्या होगा स्टोरेज, इसका उल्टा, हायर पे क्या होगा सराउंडिंग। तो सीओपी कैसे लिखोगे इसकी, सीओपी इसकी लिखोगे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है Q2 मतलब कूलिंग इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब कूलिंग इफेक्ट Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है दोनों
फ्रिज के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो अगर मैं कार्नोट एनोलॉजी लगा दूं, कार्नोट एनोलॉजी, कार्नोट एनोलॉजी, तो क्या आ जाएगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 की जगह क्या, T2 अपॉन T1 माइनस T2। आप क्या करोगे, आप ऊपर नीचे Q2 से डिवाइड कर देना, ऊपर नीचे Q2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1, Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, सॉल्व कर लेना, यही क्वेश्चन आएगी। या इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा, T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। अब ये समझिए, ये जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल का मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये जो सीओपी है रिवर्सिबल की, इसका मतलब मैक्सिमम सीओपी, ये जो सीओपी है रिवर्सिबल की, इसका मतलब मैक्सिमम सीओपी। तो आप एफिशिएंसी रिवर्सिबल की लिखो या सीओपी रिवर्सिबल की लिखो, वो क्या है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, और ये भी मैक्सिमम है। क्लियर है, समझ आया। तो ये था हमारा फ्रिज, हीट पंप और इंजन का बेसिक। एक 2 मिनट की चीज आपको और दिखा दे रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल चीज, प्यारी सी चीज, इससे रिलेटेड। क्लियर, आप देखिए, फ्रिज से रिलेटेड, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर, और प्रॉपर रिवीजन करिए। मैं आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। प्रॉपरली नोट करिए भैया, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। राधे माँ के बारे में एक कवि है इलाहाबाद के, हमारी तरफ के, उनकी एक कविता है, सुना है राधे माँ के बारे में, क्या बोला है, सुनाऊं, कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, होठों पर भी लाली है। राधे माँ को देखा होगा ना, कैसे रहती हैं, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, होठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, होठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तो जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, बापू मतलब आसाराम बापू, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली है। ठीक है, इसको नोट करो। एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी जब घर में फ्रिज रखोगे तब। चलो मैं इरेज करता हूं, ध्यान से देखो। बहुत मेहनत कराते हो यार तुम लोग, ऑनलाइन आ जाया करो। व्यूज कम होंगे भैया तो मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूं। अगर व्यूज कम होंगे तो मैं फिर आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बता दे रहा हूं। चलिए, क्या देखा हमने, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसा, रिवर्सिबल, इसको क्या बोल सकते हो, सीओपी ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम सीओपी किसकी, रेफ्रिजरेटर की, और जो भी रिवर्सिबल है वो मैक्सिमम है। ठीक है, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आपने क्या देखा, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। अब ध्यान से समझिए, ये जो टी लोअर टेम्परेचर है, ये किसका टेम्परेचर है, फ्रिज के अंदर का, इवेपोरेटर का, जितना आपको कूलिंग करना है, ये किसका टेम्परेचर है, इवेपोरेटर का। जो फ्रिज के अंदर इवेपोरेटर लगा है, स्पेस लगा है, जो आपको कूल करना है, ये उसका टेम्परेचर है। और ये टीएच किसका टेम्परेचर है, टीएच सराउंडिंग का टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का, मतलब जहां पे आपको हीट रिजेक्ट करनी है, आपने रूम, फ्रिज को रूम के अंदर रखा है, तो रूम का जो टेम्परेचर है वही है टीएच, जहां पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको ये देखना है कि मैं फ्रिज के अंदर आपने जो सामान रखा है उसको मुझे 2 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मुझे 2 डिग्री की कूलिंग चाहिए, मतलब फ्रिज के अंदर मुझे 2 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है। मतलब आपने टीएल को रखा कांस्टेंट, टीएल को रखा कितना, कांस्टेंट, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब लगभग 275 केल्विन। ठीक है, आपने फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया कि मुझे फ्रिज को, चाहे मैं यहां रखूं घर के अंदर, चाहे छत पे रखूं, चाहे दीवार पे रखूं, कहीं भी रखूं, मुझे 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्लियर, तो आपने टीएल को रख दिया कांस्टेंट। अब टीएच जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मतलब ये चेंज होगा। फ्रिज अगर रूम के अंदर रहेगा गर्मी के महीने में तो टेम्परेचर रूम का अलग, छत पे रहेगा गर्मी के महीने में
तो टेम्परेचर अलग, शिमला में रहेगा टेम्परेचर अलग, साउथ इंडिया में रहेगा टेम्परेचर अलग। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हर जगह चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप फ्रिज को अलग अलग लोकेशन पे रखोगे। अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ये क्या होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब जैसे जैसे टीएच बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टीएच बढ़ेगा, टीएल तो कांस्टेंट है, टीएच बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो सीओपी घटता जाएगा, जैसे जैसे टीएच बढ़ेगा सीओपी घटता जाएगा। मतलब फ्रिज जहां पे हीट रिजेक्ट कर रहा है वो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फ्रिज की सीओपी घटेगी, और अगर फ्रिज की सीओपी घटेगी तो सीओपी क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही होता है ना। अगर ये मैंने किसके लिए यूज किया, ये तो सबके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगर फ्रिज का हीट रिजेक्शन टेम्परेचर बढ़ेगा, टीएच बढ़ेगा तो सीओपी घटेगी, अगर सीओपी घटेगी इसका मतलब डब्ल्यू बढ़ेगा, मतलब फ्रिज आपका ज्यादा वर्क खींचेगा, ज्यादा वर्क खाएगा। प्रैक्टिकल चीज ध्यान से समझना, फ्रिज हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब आपने फ्रिज को रूम के अंदर रखा, दूसरी कंडीशन में फ्रिज को आपने छत पर ले जाकर रखा गर्मी में, तो छत का जो टेम्परेचर है टीएच वो ज्यादा होगा। अगर आपने वहां पे छत पे फ्रिज को रख दिया धूप में तो टीएच ज्यादा हो जाएगा, टीएच ज्यादा होगा तो सीओपी घटेगी, सीओपी घटेगी तो डब्ल्यू बढ़ेगा, सीओपी घटेगा मतलब क्या है, डब्ल्यू बढ़ रहा है, रेसिप्रोकल है। वर्क बढ़ेगा मतलब फ्रिज आपका ज्यादा वर्क खाएगा, मतलब बिजली का बिल ज्यादा खाएगा फॉर द सेम कूलिंग। वो कूलिंग चाहे आप रूम के अंदर करो और चाहे छत के ऊपर करो, सेम कूलिंग के लिए अगर फ्रिज छत पे होगा तो बिजली का बिल ज्यादा खाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब घर में फ्रिज आए तो फ्रिज को धूप में एक्सपोज मत करो। आप फ्रिज खरीद के लाना, फ्रिज पे लिखा होता है डू नॉट पुट द फ्रिज इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज मत करो। फ्रिज को अगर धूप में रखोगे तो टीएच बढ़ेगा, हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा, टीएच बढ़ेगा, सीओपी घट जाएगी, सीओपी घटेगी तो वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट बढ़ जाएगा, वर्क इनपुट बढ़ेगा तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। समझ आया? जानकारी काफी है इतनी, और चाहिए? और चाहिए तो देखते रहिए, आरएसी सब्जेक्ट का इंतजार करिए। आई थिंक इतनी जानकारी आपको काफी है, और इसी जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। होमवर्क चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइव आइए, और ध्यान रहे अगर लाइव नहीं आओगे तो राधिमा नाराज हो जाएंगी, और अगर राधिमा नाराज हुई तो मैं आगे लेक्चर नहीं लूंगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।